तो ये लोकतांत्रिक राजनीति का जो सबसे लास्ट चैप्टर है 5वां नंबर, जिसका नाम है क्या, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसी को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र की चुनौतियाँ में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि लोकतंत्र जो अपना सफर शुरू कर चुकी हैं मंजिल पर जाने के लिए, तो इसके बीच में क्या उसको तकलीफ होती है, क्या परेशानियाँ आती है, क्या चुनौतियों का सामना। प्रश्न है, विकल्प चुनना है। लोकतंत्र की सफलता है किस चीज़ पर निर्भर करती है, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर है। 15वीं लोकसभा चुनाव के से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, 10% थी। हाँ, 10.68%। अगला है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन है, किसका कथन है, अब्राहम लिंकन का। देखिए, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 71 करोड़। या को डिवाइड कर देता है कौन, क्षेत्रवाद। चलिए अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारतीय लोकतंत्र डैश लोकतंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, प्रतिनिध्यात्मक है। न्यायपालिका में डैश के प्रति निष्ठा होती है, किसके प्रति, न्यायपालिका जब होती है ना उस सत्य के प्रति निष्ठा रखती है, मतलब विश्वास करना पड़ेगा तुमको, क्या, सत्य के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में महिलाओं की डैश प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की गई, कितना परसेंट, 33% है ना, मांग की गई थी। अगला है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, तो देखिए वर्तमान में लोकतांत्रिक राज्य शासन प्रणाली थी। 15वीं लोकसभा चुनाव में यूपीए द्वारा डैश सीटों पर विजय प्राप्त की गई थी, 265। सही है, बहुत ही मजेदार व्याख्या होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया। देखिए प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन है, कैसे, भाई इसका जवाब तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। तो लोकतंत्र जो है ना जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कैसे, देखिए लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसके शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होती है। अतः लोकतंत्र जनता के द्वारा संचालित, जनता का एवं जनता के लिए शासन है। क्योंकि जो भी चीज़ में किया आता है, चाहे चुनाव लड़ना हो, चाहे कोई भी चीज़ किया जाना हो, तो जनता के लिए नहीं किया आता है। सरकार, चुनाव किसके लिए हो रहा है, चुनाव में कौन लड़ रहा है, जनता ही लड़ रहा है, उम्मीदवार जनता ने बनता है। और चुनाव जीत जाएगा तो किसके लिए काम करेगा वो, बस जनता ही बन रहा है, जनता के लिए काम। सर्वोपरि कौन है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है लोकतंत्र में, जनता से बड़ा ताकतवर कोई इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। केंद्र सरकार कहेगी कि यहाँ पर सड़क बननी चाहिए, राज्य सरकार कहेंगी नहीं यहाँ पर नाला बननी चाहिए। मैटर फंसा हुआ है, ना नाला बन रहा है ना सड़क बन रहा है, लोगों का जीवन में बेहाल हो रहा है। क्या जी, ऐसा होता है कि नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने, जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे शिक्षा, जातिवाद, जातिगत भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी एवं सामाजिक कुरीतियों इत्यादि से सुचारू रूप से क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है। मतलब जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में लड़ेगी तो देश का कल्याण कौन करेगा। जब आपके भैया और आपके पापा और आपके चाचा जब लड़ेंगे, आपके पापा और आपके भैया लड़ेंगे तो आपका विकास होगा, नहीं होगा। आपके पापा कौन है, केंद्र सरकार है, आपके भैया क्या है, राज्य सरकार है। तो जब केंद्र सरकार पापा भैया लड़ रहे होंगे तो आपका विकास होगा, आपका कपड़ा खरीदेगा, आपका देह फूटेगा, पप्पो मारेंगे भैया मारेंगे, दोनों थप्पड़ लगाएंगे। तो आई मीन माने कि जब देश में प्रधानमंत्री और राज्य सरकार, मतलब कि जैसे राज्य सरकार कौन है यहाँ पे अभी, जैसे कि नीतीश कुमार है, तो अगर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में झगड़ लेंगे कोई भी बात के लिए, तो यहाँ पे जनता का कुछ उम्र निकल जाएगा, जनता का विकास यहाँ पे ठीक ढंग से नहीं होगा। यहाँ पे शिक्षा नहीं अच्छा होगा, अस्पताल में व्यवस्था ठीक नहीं होगी, सब बेकार हो जाएगा यहाँ पे सिस्टम, है ना बात। तो ये बात मैंने दोनों में एकता होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए बाधा पहुंचती है जबकि कोई भी उपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल होना आवश्यक है। कोई भी देश का, कोई भी राज्य का या कोई भी क्षेत्र का विकास करना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तालमेल बनाकर काम करना होगा, सामंजस्य इसकी स्थिति ला कर काम करना होगा, तभी जाके उस क्षेत्र का विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। अब देखिए ये तो हो गया पास खत्म, समझ में आ गया। अगला है परिवारवाद क्या है।
परिवारवाद, देखिए क्या करा, परिवारवाद एक ऐसी मानसिकता है, मानसिकता गौर कीजिएगा, क्या है, मानसिकता है, जिससे राजनीति भी प्रभावित हुई है। इसके अंतर्गत क्या करता है, राजनीतिक दल के सुप्रीमो या अध्यक्ष जो होते हैं में अपने ही परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के टिकट देते हैं। अतः परिवारवाद क्या होता है, राजनीति के को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। परिवारवाद का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन है, कांग्रेस, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल नहीं। परिवारवाद का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है कांग्रेस। खानदान है, गांधी परिवार, पूरा गांधी जी के नाम पर पूरा परिवार शासन करते रह गया। उसका दूसरा अच्छा उदाहरण कौन मिलेगा, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह, ये मतलब अखिलेश जो है ना भतीजा है मुलायम सिंह के, चाचा भतीजा, दोनों शासन कर, और पूरा परिवार में जितना आदमी सबको सीट मिल रहा है। परिवारवाद में क्या होता है, जैसे कि हम राजनेता है, मान लिया हम किसी कोनो राजनीतिक दल का नेता है, हम ठीक अध्यक्ष हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने परिवार वाले को ही सीट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं सीट का, तो टिकट दे रहे हैं तो हमारे परिवार के लोग से ही बनेगा विधायक, दूसरे परिवार के लोग नहीं बनेगा, दूसरे जाति के धर्म के लोग नहीं बनेगा, तब मतलब परिवारवाद हो गया। मतलब कि तो राजतंत्र की तरह हो गया ना भाई। राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा राजकुमार जो होता है वही राजा बनेगा, जो वो प्रथम बेटा जो होगा वही, तो उसी प्रकार से जब चलेगा तो कैसे होगा राजतंत्र, ये हो गया कि नहीं। देखिए बीजेपी में नहीं है, बीजेपी में नहीं है ऐसा, बीजेपी में कोई भी राष्ट्र देखिए नहीं, अभी मतलब बेटा यहाँ तक बेटा भी नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी कोई बेटे नहीं, शादी नहीं किए थे वो। नरेंद्र मोदी शादी के बीबी को ही छोड़ दिए, उनका भी बेटा बेटी नहीं है, तो किसको देंगे वो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक शासन करेंगे तो करेंगे, उसका बेटा बेटी कोई है ही नहीं है, न बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, क्या करेंगे वो। जबकि क्या होता है यहाँ पे, यहाँ परिवारवाद होता है, समझ रहे हैं ना। तो परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। जहाँ पे परिवारवाद होगा वहाँ पे पूरा वो समझेगा राजतंत्र है, मतलब कि उस सत्ता को बपौती समझेगा, बपौती धन है हमारा, बाबा जी का मैंने बाबू जी का संपत्ति है ना, बपौती संपत्ति है वो, तो गलत बात है। किसी का देश जो है किसी का बपौती संपत्ति है, लोकतंत्र है, यहाँ पे सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं, मुंह देख के सीट बांटते हैं, टिकट बांट रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे परिवार के हैं, हमारे रिलेशन में तो सीट मिल रहे हैं, टिकट दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप परिवारवाद के पोषक है, मतलब आप लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आपको बाय बाय कहना चाहिए, सीधी बात। नेक्स्ट अगला क्या है, आर्थिक अपराध का क्या अर्थ होता है, क्या होता है इकोनॉमिकल क्राइम। आर्थिक अपराध क्या होता है, देखिए वैसा अब सामाजिक आर्थिक कारणों के लिए होता है, जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य गलती हो गया। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बैंक डकैती, क्लर्क अफसर द्वारा घूस लेना, सरकारी खजाना का दुरुपयोग करना एवं सरकारी संपत्ति को हड़पना, ये सब कहलाता है आर्थिक अपराध। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहला लाइन गलती हो गया है। आप क्या लिखिएगा, आर्थिक अपराध का आंसर कि वैसी क्रिया जिसमें लोग सरकारी संपत्ति को अपना संपत्ति मान लेते हैं, टेबल के नीचे से घूस लेते हैं, यानी कि घूस लेने का काम करते हैं, घूसखोर होते हैं, जो सरकारी जो खजाना है उसको अपना संपत्ति समझ लेते हैं, उसको अपने व्यक्तिगत यूज के लिए यूज करते हैं, तो उसको कहते हैं आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध किए हैं आप, इकोनॉमिकल क्राइम किए हैं। सरकार की संपत्ति है, सरकार का हेलीकॉप्टर दिया गया है सरकार का देश को जनता का विकास करने के लिए, न कि घूमने के लिए खाली, है ना। सरकार आपको हेलीकॉप्टर करा दी, सरकार क्या करते हैं, जैसे कि आप जैसे सरकार बन जाइएगा, आप जैसे प्रधानमंत्री बन जाए चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, तो आपको आवास मिलता है, कहती मुख्यमंत्री आवास। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको घर मिलेगा, तो घर जो मिला है आपके बाबा जी का संपत्ति नहीं है, वो हमारा है। किसका, जनता का, हम सब जनता का है। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसको रहने के लिए मिला, सुरक्षा मिला है ना, बॉडीगार्ड मिला है, इसलिए कि आप मेरे मुख्यमंत्री पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। क्यों, क्योंकि आप मेरा विकास करने वाले हैं, इसलिए आपको सुरक्षा दिया गया है ना। मगर लोग क्या करते हैं, उसको अपना संपत्ति समझ लेते हैं। अपना संपत्ति नहीं है, सरकारी संपत्ति है। सरकार मतलब क्या, जनता का। सरकारी कोई चीज़ किसका होता है, जनता का होता है, वो समझ गए ना, उसमें सरकार का कोई हक नहीं होता। अगला है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। अरे भाई सूचना का अधिकार कानून होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे उसका रखवाला है। देखिए सरकार कोई नियम कानून निकाला, कोई भी योजना निकाला, कोई भी कार्यक्रम लागू की, तो क्या आपके पास वो सूचना, आपके पास कोई है देने वाला? क्या आपके पास बाई पोस्ट लेटर आता है कि सरकार ने ये योजना निकाला है, आप ये योजना का लाभ उठाइए, मिलता है, आता है? नहीं। तो क्या चाहिए, सूचना का अधिकार चाहिए। सरकार को क्या किया गया, 2005 में विवश किया गया था, तो सूचना का अधिकार पारित हुआ। इसमें क्या किया गया, सरकार को क्या कहा गया, सूचना का अधिकार में क्या कहा गया कि हम कोई भी चीज़ निकालेंगे ना,
कोई भी योजना निकालेंगे, कोई भी फंड आएगा तो हम औपचारिक सबको बताएंगे, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे अभी सबसे अच्छा इंटरनेट है तो इंटरनेट के माध्यम से। अभी सरकार क्या करती है, अपना अपना वेबसाइट लॉन्च कर देती है कि www.bihar.in.com लिखते हैं ना, तो बिहार सरकार के जितना विभाग होगा सब लिस्ट में आ जाएगा। जो विभाग को जाइएगा, जो भी चीज़ अपडेट होगा, इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया है, सबको विवरण मिल जाएगा आपको। आपके गांव में, पंचायत में कितना पैसा आया है, कितना खर्च होने वाला है, कहाँ पे रोड बनने वाला है, के लिए पैसा आया हुआ अभी, आप उसका भी लिस्ट देख सकते हैं। उसका भी वेबसाइट पता हो जाएगा, तो वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे गाँव में कमरौली पंचायत में कहाँ से कहाँ तक सड़क बनने वाला है, कहाँ पर नाला बनाना है, कहाँ पर सेट बनाना है, कहाँ पर कभी मिट्टी भराना है, सबका कहाँ पर नाला बनना है, A to Z चीज़ का उसमें लिखा रहता है। आप लिस्ट निकाल सकते हैं। मतलब आपको अधिकार है क्या चीज़, सूचना पाने का, कि सरकार जो भी नियम निकालते है वो सूचना हमको चाहिए, मिल जाएगा हमको। क्लियर? देखिए क्या करा है, तो सूचना का अधिकार का कानून जो होता है लोगों को जानकार बनाने और सरकार के काम काजों एवं उसकी नीतियों को जानने का अधिकार जनता को दिया गया है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है। सूचना का अधिकार होने से लोग सरकार के प्रत्येक नीति एवं कार्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतः सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कि नहीं है भाई? आप जब जानते हैं कि सरकार इतना पैसा यहाँ पे खर्च कर रही है, कोई कर्मचारी कहे, आप कर्मचारी के पास गए, कहें कि भाई हमारे लिए तो सब जनता के लिए 1,000 रुपया आया है, तो कहाँ गया? तो कौन कहा? तो कौन कहा भाई? अरे भाई देखिए वेबसाइट पर किया गया है। तो हाँ आया है, मिल जाएगा मिल जाएगा। मतलब मुँह बंद हो गया। अब नहीं तो घपला कर लेता पैसा, नहीं समझे? घपला कर लेता कि नहीं कर लेता? कोई भी सरकारी कर्मचारी आपका पैसा घपला नहीं कर सकता है। आप चाहिएगा तो उस पर एक्शन ले सकते हैं। आप डर जाइएगा अलग बात है, बट आप चाहिएगा तो एक्शन ले सकते हैं। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपका पैसा घपला नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी चीज़ आपको आता है डायरेक्ट आपको उसका पोर्टल पे दिख जाता है कि इतना लोगों को इतना छात्रवृत्ति मिल रहा है, चाहे इतना पोशाक मिल रहा है। हाँ, बड़े सरकारी स्कूल में चावल इतना मिलता है, कितना। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? बड़ा ही अहम, बहुत ही VVI और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लोकतंत्र से समझते क्या है? इतना देर से पढ़िए रहे हैं बुआ। क्वेश्चन है, लोकतंत्र से क्या समझते हैं? देखिए, लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है ना, ये जो एक भाषा से ली गई है, किस भाषा से ली गई है? लोकतंत्र या प्रजातंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी में दो यूनानी शब्द हैं, एक है डेमोस और एक है क्रेसिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। डेमोस का अर्थ क्या होता है? डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। मतलब जनता का शासन ही कहलाता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, है ना। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जनता का शासन। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। अतः लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है या वह रूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। सर्वोपरि कौन होता है? जनता। ताकतवर जनता ही होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या कहेंगे? लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जो भी शासन का काम धाम है ना, वो जनता ही करती है। जैसे कि आप हमारे देश में सड़क कहाँ बनेगा, कहाँ पे अस्पताल बनेगा, कौन तय करेगी? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या थी? पहले प्रधानमंत्री बनने से पहले वो क्या थे? जनते न थे। वो पहले जनता था कि पहले प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले जनता बनना पड़ेगा ना जी। जनता तभी, जनता देश के नागरिक है, नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बनिएगा? अब देखिए, अब जो लोकतंत्र का जो परिभाषा है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। सब विद्वान का अपना अपना ओपिनियन था, अपना अपना विचार था, अपना अपना विमर्श था। तो उसमें एक बड़ा विख्यात थे, उनका नाम था अब्राहम लिंकन। क्या था? अब्राहम। तो अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? क्या उनके शब्दों में क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन है। ठीक है, यह जनता द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। ये कौन कहते? अब्राहम। फिर डायसी ने क्या कहा था? डायसी कहे थे लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वर्ग सारे राष्ट्र की जनता का एक बड़ा अंश है। मतलब कि जो शासक है ना, उसी बीच में से आया है और जनता की भलाई करने के लिए आया है। किसने कहा था? डायसी ने। और सीले ने क्या कहा था? सीले के विचारानुसार सीले ने क्या कहा था? लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होता है। सब जो राजनीतिज्ञ थे, जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे, उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा अपने अपने हिसाब से बनाया। सबका सही है। सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुआ है अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन। चलिए, गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है? ये जो गठबंधन है ना,
ये लोकतंत्र को बड़ा प्रभावित करती हैं कि कैसे। देखिए उत्तर देखिए क्या लिखा हुआ, स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर, ध्यान सुनिएगा, स्पष्ट बहुमत नहीं आने पर सरकार बनाने के लिए छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी को आपस में गठबंधन करना, वैसे उम्मीदवारों को चुन लिया जाना जो दागी हैं, प्रवृत्ति या आपराधिक पृष्ठभूमि के होते हैं, लोकतंत्र के लिए एक अलग चुनौती है। जब देखता है कि एक बड़ा पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो वो क्या करती है, छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर सरकार बना लेती है। छोटी छोटी सरकार मिलाकर पार्टी जो बनाए हैं आप, तो जो छोटी छोटी जो पार्टियां बनाए हैं आप जो मिलाकर, उसमें कुछ आपराधिक थे, कोई भाई जी लोग थे बताइए, जो रिश्वत लेते थे, घूसखोर थे, जो क्रिमिनल थे, बलात्कारी थे, वो लोग शामिल थे उसमें। अब वो सब सत्ता में चला गया, बताइए अब वो सब का मनमानी चलेगा। बताइए जिस देश में नेता ही बलात्कारी होगा, नेता ही किडनैपर होगा, नेता ही गलत काम करने वाला होगा, लुटेरा होगा, गरीबों का खून चूसने वाला होगा, तो क्या उस देश का विकास होगा? नहीं होगा। तो आपने तो लोग गठबंधन की सरकार में तो क्या करते हैं, गठबंधन की जो सरकार बनी है क्या आपने बनाया है उसे? आप वोट दिए थे बीजेपी को, बन गया क्या कांग्रेस? कैसे बन गया? क्या कांग्रेस गठबंधन कर लिया, बीजेपी का सीट कम रह गया, बस कांग्रेस आपने जीतने वाला था बीजेपी, बन गया कांग्रेस। जैसे कि महाराष्ट्र में देखिए किसका सरकार बनने वाली थी, किसकी सरकार बनने वाली थी, बीजेपी की शिवसेना का। आप देखिए बीजेपी का ज़्यादा विधायक था, शिवसेना का कम, और क्या किया, गठबंधन करके शिवसेना की सरकार बन गया। आप जानते हैं अभी तुरंत ही चुनाव हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपके किसका मतलब अधिकार है, किसका, कौन मुख्यमंत्री है? शिवसेना के कौन है? उद्धव ठाकरे। क्यों बन गए वो मुख्यमंत्री वहाँ के, जबकि बीजेपी का जितना जीत बीजेपी की हुई थी। उसने गठबंधन कर लिया दूसरे क्षेत्रीय पार्टी सबसे और बना लिया अपना सरकार। तो ऐसी होती है। कहने का मतलब यह है कि जो गठबंधन होता है ना, इसमें गड़बड़ी हो सकता है। भाई हम लोग अच्छा आदमी को वोट दिए थे 60 गो का, अब जैसे 40 गो का वोट, 40 गो अच्छा आदमी मिलकर हम अच्छा आदमी को वोट दिए थे, बट 60 गो आदमी टुकड़ों में बटा हुआ, तो 60 मिल गया गलत आदमी, आयोग बना दिया बहुमत। तो कौन किसका सरकार बन गया, गलत का कि सही का? हो गया ना गलत का सरकार, चला गया ना गलत हाथों में। जब आपका पावर गलत हाथों में चल जाएगा तो उसका इस्तेमाल करेगा वो है। आपने वो थ्री इडियट्स मूवी देखा है? क्या करता है, आपने अपना डैश धन इस महान चमत्कारी पुरुष को दिया है, ये हमेशा उसका सदुपयोग करेंगे, है ना? वही हाँ, मैं सदुपयोग करेंगे उसका। अब जो आप अपना पावर जो है आप गलत आदमी को दे दिया, प्रधानमंत्री गलत आदमी को बना दिए, मुख्यमंत्री गलत आदमी को बना दिए, तो कभी भी देश का राज्य का अच्छा करेंगे वो? नहीं करेंगे। इसलिए गठबंधन का सरकार आप तो बनाए भी नहीं है, बन गया है। कैसे बन गया? मिल के बन गया, वो सब अपने में अपने सेटिंग करके बन गया। हम लोग वोट दिए किसको, जीत उतरने वाला था किसको, हो गया कौन? सब जानता था कि बम की जो है मतलब इसमें बीजेपी की सरकार बन रहा है महाराष्ट्र में, परंतु देखिए क्या हुआ, शिवसेना बस जानती है कि भाई वही बनने में करेगी, वहाँ पे वही बनती, उसी की सरकार बनता है वहाँ पे, है कि नहीं? अब देखिए गठबंधन की सरकार से क्या हो जाता है, देखिए आकांक्षा यहाँ पे क्या होता है कि लोकतंत्र के लिए एक अलग चुनौती है। तो गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल क्या करती है, अपनी अपनी आकांक्षाओं और लाभों की संभावना को मद्देनजर रखते हुए गठबंधन करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे कामकाज सुचारू रूप से चलना मुश्किल हो जाता है। लोकतांत्रिक राजनीति में कम कामकाज नहीं हो पाता है और अतः गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को प्रभावित करता है। भाई जो नेता सब आया है 5-5 को विधायक लेके, वो सब अपना ना रोटी पकाएगा, अपना ना रोटी सेकेगा, आपका हित करेगा? नहीं करेगा। अब तो आप करने जाइएगा कि हमारा इंदिरा आवास दे दो, तू हमारा वोट दे ले रहे हैं, तू वहाँ जीते ले रहे, तू तो जीते ले होगा, हम तो अपने से बन लिए करिए मिला के। आप समझ रहे हैं, वैध सरकार होते हुए भी अवैध सरकार है वो, है कि नहीं? वो आपका डिसीजन, आप जो आप जिसको चुने हैं वो ना आपका हित करता, वो तो अपना हित करने के लिए गया है, वो अपना परसेंटेज लेता है खाली, समझ रहे हैं? तो ये होता है। तो गठबंधन की सरकार बनना हमारे लिए लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि खराब है? इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल विरोध होना चाहिए। चलिए विरोध किया। नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ क्या क्या बाधाएं हैं? लोकतंत्र के नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, प्रयोग सफलता एवं असफलता के बीच फंस गया है। मतलब न लोकतांत्रिक होते हुए भी वहाँ के राजतंत्र का भी व्यवहार नहीं गया है ना। राजा का भी रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गया है। राजा वहाँ का बन गया कंगाल मगर राजा का भी राज सही ठाट नहीं गया है। नहीं, अब देखिए क्या हो रहा है वहाँ पे, लोकतंत्र की स्थापना में वहाँ सख्त राजनीतिक दल का अभाव है, योग्य कर्मठ राष्ट्रीय नेता का अभाव है। वहाँ पे योग्य कर्मठ राष्ट्रीय नेता बनेगा तभी जाकर ना लोकतंत्र सफल होगा। लोकतंत्र का डायरेक्टर है, जो ड्राइवर है वो कौन है?
जो मेन राजनीतिक दल है वही ना होता है। राजनीतिक दल ही अच्छा नहीं होगा, सुयोग्य सुकर्मठ क्या बोलते हैं उसको, योग्य नहीं होगा तो कैसे होगा उसका देश का विकास, होगा नहीं होगा। अब देखिए एवं राष्ट्रशाही के प्रति जनता के अस्थायी भक्तों आदि बाधाएं लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे हैं। देखिए मतलब कहने का मतलब यह है कि नेपाल में लोकतंत्र घोषित हो चुका है, राजतंत्र खत्म हो गया, परंतु अभी भी लोगों की मानसिकता वही बनी हुई है, राजाओं की मानसिकता वही बनी हुई है कि भाई हम राजतंत्र में जी रहे हैं। वहाँ पे ज़रूरत है किसकी, एक अच्छे नेता की, एक अच्छे चेहरा की, एक अच्छे राजनीतिक पार्टी की। जब वहाँ पे हो जाएगा तो अच्छा से लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, है ना। माने किसी भी लोकतांत्रिक देश में विकास कब होगा, जब वहाँ का राजनीतिक दल बढ़िया होगा, उत्तम होगा, अच्छा सोच वाला होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या आने वाला, देखिए मस्त क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अरे भाई शिक्षा का अभाव तो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन राजनेता अच्छा है, कौन उम्मीदवार अच्छा है, अब वोट जो है दूसरे गलत आदमियों को झोली में डाल देते हैं और उसका मिसयूज करता है। तो शिक्षा होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को तो अपना अधिकार पता होना चाहिए ना, हम कितना अधिकार रखते हैं, कौन हमारे देश का विकास करेगा, कौन हमारे देश को गिरा देगा, ये डिसीजन लेने के लिए हमको ज्ञान होना चाहिए ना। तो हम तो क्या करते हैं, यहाँ पे तो लोग क्या करते हैं, जो अनपढ़ गवार होते हैं, हे बहनी तू केकरा वोट दे जाए छा, तो हम देवे मोदिया के वोट, अच्छा तो हम मोदिया के वोट देवे। माने ये मतलब नहीं है कि मोदिया कैसन है, मतलब मोदिया के वोट दे रहा है तो हम मोदिया के देंगे, है ना। वो पूछता हो भैया केकरा वोट देवो, हम केकरा जितावे के है, केकरा जितावे छे, जेकरा जितावे छे हर साल ओकरे जितावे बस में। हाँ हम ओकरे चला, हम ओकरे चला। तो कहने से मिले थे मुर्गा का टंगड़ी, कहने से मिले से शराब, उन्हें से चला उन्हें करी, तो उन्हें जिन्हें का जिसको मिल गया दारू शराब बोतल पैसा कौड़ी मिल गया, उधर करी वोट देना शुरू कर दिया। तो भाई पढ़ा लिखल होता है तो कम से कम दिमाग तो होता है। खाओ लीजिए वोटो नहीं दीजिए, सबसे बेस्ट है। चलिए ठीक है, दगाबाज लोगों से दगाबाजी नहीं, चोर के घर में चोरी। चलिए ठीक है, देखो राजनेता से अपने चोर होता है, उकड़ो घर तो उकड़ो ठग लिया। ऐसा कोई मिला नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं, नहीं तो उसको ठग लेगा। हाँ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। चलिए देखिए 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 शिक्षा के अभाव में देखिए क्या होता है, अशिक्षा दुर्गुणों की जननी है। देखिए कितना अच्छा शुरुआत किया गया है, अशिक्षा दुर्गुणों की जननी है। जो आदमी अशिक्षित होता है ना वो गलत गलत कार्य करता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षित नागरिक का होना अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक नहीं अत्यंत आवश्यक है। शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सही से जानकारी रख सकते हैं और उनका सही से उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में लोकतंत्र की इमारत जो है शिक्षा रूपी नींव पर ही खड़ा हो सकती है। जिसका नींव ही खराब हो, जिस घर का कुर्सी ही खराब हो, नीचे का नींव ही खराब हो, उस घर का महल कैसा बनेगा जी, वो तो गिर जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ऊपर कितना स्ट्रांग है ये कहता, नीचे कितना स्ट्रांग है, नींव कितना स्ट्रांग है ये दिखाया जाता है। तो किसी भी देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो किसको मजबूत करना पड़ेगा, शिक्षा को। लोग कैसा बनाना पड़ेगा, शिक्षित। शिक्षित नागरिक होगा, लोकतंत्र का विकास होगा और लोकतंत्र का जो महल बनेगा वो भव्य बनेगा, बुर्ज खलीफा जैसा। बिल्कुल लोकतंत्र का जो बनेगा महल उससे भी कई गुना ऊंचा बनेगा, है ना। कहने का मतलब उसका आधार मजबूत होना चाहिए, है ना। बात समझ में आई। अब देखिए वास्तव में लोकतंत्र की जो इमारत है, सुनिए तो बात समझ में आ गई, मतलब एकदम क्लियर है। वास्तव में लोकतंत्र की इमारत शिक्षा रूपी नींव पर ही खड़ी हो सकती है। अतः लोकतंत्र में सफलता के लिए शिक्षित नागरिक का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ना। चुनौती है कि नहीं है। तो हम सबों को शिक्षित बनना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए शिक्षा के लिए कि आप शिक्षित बनिए, ठीक है। भले थोड़ा कष्ट में बैठना पड़े, भले कष्ट में एग्जाम देना पड़े, भले कष्ट में पढ़ना पड़े, तो बनिए मैं क्या, शिक्षित। ठीक, नेक्स्ट देखिए पांचवा प्रश्न है आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे। देखिए किसी भी स्थापित व्यवस्था का विनाश कर अव्यवस्था तथा आतंक फैलाना ही आतंकवाद कहलाता है। कहीं पे शांति बना हुआ है, वहां पे आके बंदूक के नोक पर काम कर रहे हैं, आतंक फैला दिए, लोग भयभीत है, डर रहे हैं, उस डर में जो जी रहे हैं वो डर फैलाना ही आतंकवाद कहलाता है। आतंकवाद का जन्म का मूल कारण है धार्मिक कट्टरता एवं आर्थिक विषमता। हिंसा की भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए भी अच्छी नहीं होती है। देखिए हिंसा की राजनीति होने लगेगी, लोग बंदूक के नोक पर वोट देना शुरू करेंगे, क्या करेंगे, मजबूर हो जाएंगे, कहेगा कि भाई अगर तुम हमको वोट नहीं दिया तो तुम्हारे बेटा बेटे को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, किडनैपिंग कर देंगे, मार देंगे,
तो इस सब में क्या करेगा, लोग विवश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर कोई बूथ पर है, उस पर ज़्यादा सीट मिल रहा है, उस कैंडिडेट को जीत होने वाली थी, वहाँ पर गया कोई आतंकवादी, 2 रख गोली मार दिया, कोई आदमी वोटें नहीं देने जा रहा है डर के मारे, तो क्या होगा, वहाँ पर वो हार जाएगा बेचारा। तो असत्य की हार हो गई, असत्य की जीत हो जाएगी, तो कुव्यवस्था छा जाएगी। तो आतंकवाद क्या होता है, देखिए आतंकवादी क्यों बनता है। एक तो उसको धर्म से झगड़ा होगा, उससे बन जाएगा। नहीं जानते हैं, कभी कभी निर्धनता भी आतंकवाद को जन्म देती है। गरीबी में लोग आतंकवादी का सहारा लेते हैं। आप भूखे मर रहे हैं, कोई आदमी नौकरी नहीं दे रहा, BA MA कर लिए हैं, साइंटिस्ट बन चुके हैं, मगर आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आतंकवादियों का सहारा लीजिएगा, आतंकवाद का सहारा लीजिएगा। आतंकवादी जब कह रहा तुम मेरे में आ जाओ, तुम एगो बम बना, तुमको इतना लाख रुपया देते हैं, तो आप बम बनाना, हम तुमको 1 लाख का महीना देते हैं। तो आप जो है इंडिया के लिए काम नहीं, इंडिया में जा रहे हैं तो आपको नौकरी के लिए तो आपको एग्जाम देना पड़ रहा है। आतंकवाद में बम बनाने के लिए आपको आतंकवादी मैंने कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उसे बुला रहा है आपको, तो आप आतंकवादी बनिएगा कि नहीं बनिएगा। तो ऐसे आतंकवाद का जन्म होता है। हाँ, एक बात और, जब कोई आदमी किसी पर जुल्म ढाता है, सितम ढाता है, जब उसका शोषण करता है, तो उस शोषण से जब उब जाता है आदमी ना, तो भी आतंकवाद का सहारा लेता है, मैं कि नहीं। कितना का तो जड़ भी फंस चुका है, जिसके बाबा दादा भी आतंकवादी थे, तो पापा भी आतंकवादी, तो वो भी आतंकवादी बन जाता है। कुछ लोग ऐसे बन जाते हैं आतंकवादी, समझ रहे हैं बात को। तो आतंकवादी भी मजबूर हो जाते हैं, कभी कभी आतंकवादी भी शौक से नहीं बनता है। कौन जाएगा सड़क पर कपड़े बांधने शौक से, वही मजदूरी में बनता है। शायद हमको लगाव नहीं उसके प्रति, हम भी उसको बुरा मानते हैं, पर क्या करिए, वो भी तो इंसान है, उसको हालात ने बना दिया हो शायद, कोई ठीक है, हालातों ने बना दिया उसको शायद आतंकवादी, ठीक है। तो देखिए आतंकवाद जो भी हो, जैसा भी हो, हालातों ने बनाया, चाहे मजबूरी से बनाया, चाहे बन के आया, चाहे पैदा ही लिया था आतंकवादी। आतंकवाद तो आतंकवाद होता है, उसका काम ही होता है आतंक फैलाना। उसको काम कर, सरकार जो भी फैसला लेती है उसको बदलने के लिए वो असंवैधानिक तरीका अपनाता है, इलीगल काम। सीधे जाता है, बंदूक धरता है, उसको उड़ा देता है, सीधे काम खत्म। यहाँ का टेंडर, जो भी यहाँ पुल बनाने आएगा उसको गोली से उड़ा देंगे, बस कोई वहाँ पुल बन ही नहीं रहा है, बात समझ आ रही है। तो ऐसा काम करता है आतंकवादी लोग। तो आतंकवादी लोग क्या करते हैं, हमारे देश में जो तरक्की होने वाला है उसमें बाधा उत्पन्न करती है। तो लोकतंत्र का जो विकास हो रहा था उसमें बाधा उत्पन्न कर दिया कौन, आतंकवाद। तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा पत्थर है हमारे लोकतंत्र के रास्ते में, इसको भी हटाना पड़ेगा। और आतंकवाद को भी हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, शिक्षा, रोजगार। जब सब आगे शिक्षित होगा, रोजगार सबको मिलेगा, सबके साथ न्याय होगा, तो आतंकवादी का जन्म मिलेगा, है कि नहीं। ये था प्रश्न। अब है द्वितीय प्रश्न, द्वितीय तो खत्म हो गया, द्वितीय प्रश्न है ना, द्वितीय क्या बोलेगी था, 6 बड़ा प्रश्न ये है, तो हो जाएगा। टाइम कितना है देखिए तो, 15 मिनट हो जाएगा। जा देखो चालू कर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, देखिए हो जाएगा, करें पढ़ा दें। चलिए आप देखिए द्वितीय प्रश्न क्या आ गया। द्वितीय प्रश्न में है वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, विवेचना कीजिए। तो वर्तमान समय में लोकतंत्र में चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। इसको चुनौतियां हम बारी बारी से पढ़े हैं। शिक्षा है, बेरोजगारी है, देखते हैं भ्रष्टाचार है, उसके बाद कह रहे हैं क्या आतंकवाद है, अशिक्षा है ना, समाधि परिवारवाद है, ये सब तो समस्या ही समस्या है। चलिए इनको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना है। पहला है शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है, ज़्यादातर लोग अशिक्षित है। फलस्वरूप क्या होता है, जनता को प्रजातंत्र का महत्व समझ में नहीं आती है, वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाते हैं, अपने कर्तव्यों को समझ नहीं पाते हैं। और क्या इसके कारण क्या होता है कि अपना जो मत है, अपना जो वोट है, गलत हाथों में, गलत झोली में डाल देते हैं और उसका दुरुपयोग किया जाता है और हमारे देश का विकास नहीं हो पाता है। हो गया। दूसरा नंबर क्या है, सामाजिक असमानता। हमारे समाज में कहने के लिए तो सामाजिक समानता है, परंतु आप देखते हैं कि हर जगह असामाजिक असमानता में देखने को मिलती है। अभी भी अभी भी अमीर वर्ग गरीब लोगों क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था कि जो अंग्रेज लोग शोषण करते थे, आज क्या करते हैं, नेता जो सरकारी कुर्सी पर बैठा हुआ कर्मचारी से, वो लोग गरीब आदमी का खून पसीना का कमाई जो है घूस लेता है। क्या वो सही करता है? क्या अंग्रेज से कम है? अंग्रेज तो जगह की चोट पर हम लोग का खून चूसा था, मगर ये तो भीतर भीतर खून चूसता है ना। हमारे देश में आतंकवाद देखते हैं किसने जड़ें फैल चुकी है उसका, हर जगह पे हमारा जवान शहीद हो रहा है। फिलहाल में ही सीतामढ़ी में जवान शहीद हो गया, देखें 3-4 दिन पहले की बात है। बताइए कितनी गलत बात है ये, हमेशा शहीद होते रहते हैं। अगला देखिए, नाम के लिए ऊंच, देखिए कहने के लिए तो कहता है कि ऊंच नीच का भावना खत्म हो गया, मगर क्या खत्म हो गया है? अभी भी रस्सी जल चुकी है, मगर ऐठन अभी उसमें है ही है। अभी भी कुछ उच्च जाति के लोगों को लगता है कि नीच जाति के लोग साथ बैठेंगे तो हमारे स्टेटस मतलब जो हमारा जो समाज में प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं स्टेटस, वो गिर जाएगा। ऐसा सोचता है वो, ऐसी सोच है उसकी। दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, कंप्यूटर युग आ चुका है, रोबोटिक युग आ चुका है, तो उसके दिमाग में सोच में अभी तक कीड़ा पड़ा हुआ है।
अभी भी भेदभाव की भावना है और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जब तक समानता नहीं होगा लोकतंत्र अच्छा नहीं होगा। अगला है आर्थिक असमानता। क्या भारत में सब लोगों के पास पैसा समान है? अरे भारत में तो 5% लोग ऐसा है जो जिसको 95% लोगों के पूरा संपत्ति खरीद सकता है। पूरा संपत्ति 10% लोगों के पास ही सिमट गया है। मतलब भारत में 100 में से 90% लोगों के पास 100% संपत्ति है और बाकी 90% है उसमें पास 5% संपत्ति है। मतलब कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मतलब 10-15% ऐसा आदमी है भारत को जो पूरे भारत की संपत्ति को खरीद सकता है। कितना गरीबी और अमीरी का फर्क है। किसी के पास इतना पैसा है तो पैसा फेंकेगा भी तो ये मर जाएगा, फेंकते फेंकते मर सकता है। और किसी के पास दाने दाने के लिए मोहताज है। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी खाई है अपने भारत में, कुछ नहीं आर्थिक समानता है यहाँ पे, है ना। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि नहीं। अला मतदान का दुरुपयोग। आज क्या करते चंद रुपयों के लिए मतलब क्या करते। देखिए भारतीय प्रजातंत्र में भारतीय जनता मतदान के महत्व को नहीं समझ पाते हैं, अतः वो अपने मतदान का दुरुपयोग करते हैं, बूथ छापामारी करते हैं, सामाजिक असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव करते हैं। कारण लोग का मतदान सही से नहीं हो पाता है, उपद्रव करते हैं, चंद रुपयों के लिए बिक जाते हैं। देखिए बीजेपी कुछ लोग तो ऐसा होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं है, न जात है, न धर्म है, न पार्टी है। बीजेपी दिया 400 तक का बीजेपी की जाए, कांग्रेस दिया 500 तक का कांग्रेस की जाए। है आदमी है कि कहती है बेशर्म है। कितना आदमी देखिए बीजेपी के रैली में घूम रहा है, क्या लगे तो 400 रुपया मिला है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल मिला है, खाने के लिए नाश्ता मिला है, मिठाई का पैकेट मिला है, तो बीजेपी का जय बोल रहा है। कुछ निकाल के कांग्रेस में चल जाता है कांग्रेस की जय बोलता है। कहा नहीं कि उसको जिधर पैसा मिला उधर जाता है, काम खत्म। कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं जाती है ना, पैसा ही सब कुछ है उसके लिए। और यही सब हमारे देश के तंत्र को बिगाड़ रहा है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में ये सब बिगड़ जा रहा है, असमानता है ये सब। अगला क्या है अव्यवस्थित राजनीतिक दल। यहाँ का राजनीतिक दल कैसा है? अव्यवस्थित है, कभी इस पार्टी में तो कभी उस पार्टी में, है ना। मतलब एकदम हद कर दिया है। वो चिड़िया से भी ज़्यादा, कभी इस डाल पे कभी वो डाल पे खुद रहा है ना। तितलिया बड़ गया वाला गाना नहीं सुने हैं? तितलिया कभी ये फूलदा कभी वो फूलदा, तो कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में घुसे रहता है, तितली बन गया है। हाँ वही है, तितलिया बड़ गया वाला हाल कर दिया। नेता सबके हाल वही है। नेक्स्ट क्या है देखिए, तो ये सब क्या है देखिए, यही सब है कि भारत का राजनीति का सबसे बड़ा दोष है ये सब, है ना। ये सब अगर मिट जाएगा ना तो लोकतंत्र वह शासन पद्धति बन जाएगा। अमेरिका क्या है, हम लोग अमेरिका तो पीछे छोड़ देंगे विकास में। खाली ये सब समानता तो मिट जाए, ये सब तो दूर हो जाए, और शिक्षा खत्म हो जाए, रोजगार मिल जाए सब लोगों को परिवारवाद खत्म हो जाए, दल बदल कानून सही से लागू हो जाए, तब किसी को मजाल है कि देश को हमारा वृद्धि होने से रोक देगा, देश का विकास नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया आपका। बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहाँ तक सहायक है? अरे महिला के बिना, देखिए इस बार सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहे हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए महिलाओं का राजनीति में भागीदारी लोकतंत्र के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रखता है। देश की आधी से अधिक आबादी महिलाओं की है, या आधी कहिए आबादी महिलाओं की है। इसीलिए महिलाओं ने आज़ादी के समय भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उस समय की महत्वपूर्ण नारियाँ जैसे सरोजिनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, विजय लक्ष्मी पंडित इत्यादि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लड़ने के लिए सबसे नंबर 1 आगे आई थी। और यहाँ तक कि आप देखिए हमारे बिहार राज्य में भी स्वतंत्रता के समय में महिलाओं ने अंग्रेजों की डट कर सामना किया था, एकदम डट कर, कहीं से भी कम। बिहार की महिलाएं अंग्रेज सरकार के खिलाफ पूरा डट कर मुकाबला की थी और पूरा लड़ी थी, कंधे से कंधे मिला कर लड़ी थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ था उसको। और इस प्रकार प्रदेश में महिलाओं की राजनीति का जो नाम है अपना रोशन किया था। और क्या हुआ, 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो अध्यक्ष बनी थी, नहीं वर्तमान में 15वीं लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार है ना, जो बिहार के ही है ना। इसके पूर्व बिहार में जो मुख्यमंत्री थी कौन थी, राबड़ी देवी थी, जो उसके पद पे आई। महिला आरक्षण भी हो गया है। महिलाओं को बिहार में महिलाओं ने बिहार में आंदोलन भी किया है, तरह तरह का आंदोलन, तरह हर समय महिलाएं आंदोलन करती रही है। बिहार के इतिहास में उठा के देख लीजिए, महिलाओं ने किसी भी समय में अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा, हर जगह आंदोलन की है। इससे ये क्या बात पता चलता है, इससे ये बात पता चलता है कि राजनीति के समय की समझ से महिलाओं में पैदा हो रही है। अब महिलाएं राजनीति को समझ रही है। आप देखिए विधायक चाहे कोई भी चीज़ में राजनीतिक वोट में खड़ा होने के लिए महिलाएं आगे आती हैं। पहला नंबर तो क्या किया गया, आरक्षण, इतना सीट महिलाओं को रिजर्व कर दिया गया, महिला ही सीट पर खड़ा हो सकती है, दूसरा महिला नहीं होगा, सीट खाली रहेगा वो, है कि नहीं। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। तो आरक्षण होने से महिलाओं को फैसिलिटी मिल गया। दूसरी नंबर बात कि महिलाएं जो है आज जो है जानना भी चाह रही है। अब सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आज महिलाएं
सभी शिक्षण संस्थानों में पुरुषों के बराबर संख्या में महिलाएं बैठती हैं। अभी आप देख लीजिए, आपके क्लास में लगभग लड़कों की संख्या के बराबर लड़कियों की संख्या है। क्या इसलिए दर्शाती है कि महिलाएं अब पढ़ने लिखने में रुचि ले रही है और समाज भी इसको छूट दे रहा है कि पढ़ो, तुम भी आगे बढ़ो और तुम भी आगे चलकर देश का विकास करो, अवसर प्रदान किया है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी बिहार की मानसिकता बदल रही है। महिलाएं जमकर भाग ले रही हैं। महिलाओं अब पहले जैसा शोषित नहीं रह गई, घर में घूंघट टांग के बैठने वाली औरत नहीं रह गई। आज समाज में बढ़ती है, वो भी समाज में जाती है, समाज की बातों को समझती है, समस्याओं को जानती है और डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह के सरकारी पद से लेकर राजनेता तक में सब में महिलाएं घुसी हुई हैं। और ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं होता जब तक महिला का विकास नहीं होगा। महिलाओं का विकास भी उतना ही होना चाहिए जितना पुरुषों का विकास हुआ है। दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना। इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आगे क्या करा देखिए यहाँ पे कि लास्ट में क्या कहा जा रहा है कि अतः बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आने वाले समय में बिहार में महिलाएं और ज़्यादा भाग लेगी और ये प्लस पॉइंट है। बिहार का उदय तभी होगा जब यहाँ महिलाएं सशक्त बनेंगी। महिलाएं सशक्त थी बट और सशक्त बनने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करता है? बिहार में नहीं, पूरे भारत में प्रभावित करता है, परंतु हमको बताना किसके सापेक्ष में है? बिहार के सापेक्ष। बिहार में परिवारवाद और जातिवाद को देखना है तो लोकतंत्र में बहुत बड़ा प्रभावित कर रहा है। देखिए, हाल के ही दशकों में परंपरा के आधार पर क्या किया, जनप्रतिनिधि का निधन या इस्तीफे के बाद जब सीट खाली होता है तो उसी के परिवार में किसी को आदमी को सीट पर बैठा दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब भी सीट खाली होता है उसी के परिवार के लोग बैठ जाता है सीट पर। ये गलत बात है, ये परिवारवाद कहलाता है। यहाँ बिहार के लोकतंत्र में के साथ साथ भारतीय लोकतंत्र में भी ये प्रभावित करता है, क्योंकि बिहार कहाँ पे है? भारत में है। तो बिहार की राजनीति में अगर परिवारवाद है तो भारत की राजनीति में परिवारवाद देखने को मिल रहा है और दोनों प्रभावित हो रहा है इससे। यूँ कहे कि परिवारवाद लोकतंत्र को प्रभावित करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें परिवार वाले को ही सीट दे रहे हैं, दूसरा आदमी मुँह ताकेगा। ये राजतंत्र है, राजा के तो बेटा राजकुमार थोड़ी ना है। यहाँ सबको समान अधिकार दिया है, सबको सीट टिकट मिलना चाहिए ना, जबकि ऐसी बात नहीं है। और बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जल्दीबाजी